ब्रिक्स बिजनेस फोरम में दिखा भारत का जलवा। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया की तेज अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता की प्रशंसा, बोली ये देश के लिए अच्छा उदाहरण। सीएम नीतीश के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस, बीजेपी ने सरकार को बताया क्रूर और निर्दयी। सीएम शिवराज ने शुरू की सीखो कमाओ योजना, अब बच्चे रोजगार के लिए नहीं होंगे परेशान। ट्रेनिंग लो और 8 से 10 हजार महीना कमाओ। जादवपुर में छात्र की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, छात्र को निर्वस्त्र कर पूरे हॉस्टल में दौड़ाया गया था। पुलिस ने कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत आने वाले कुछ सालों में विकास का इंजन बनने के लिए तैयार है। बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत में व्यापार करने में आसानी, रैंकिंग में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायों को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यूपीआई आज भारत में रहेड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में हो रहा है। यूएई, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देश भी अब यूपीआई से जुड़ रहे हैं। ब्रिक्स देशों में यूपीआई के उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मिलकर वैश्विक कल्याण और ग्लोबल साउथ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मंगलवार को सम्मेलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार को बदलने के लिए बहुत किया है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने आगे कहा कि हमें वैश्विक वित्तीय संस्थानों में मौलिक सुधार की आवश्यकता है, जिससे वे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सामने आने वाली चुनौतियों के खिलाफ और अधिक चुस्त हो सके। उन्होंने कहा कि अपने गठन के बाद से एनडीबी ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बिना किसी शर्त के बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए संसाधन जुटाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को गोवा में समान नागरिक संहिता की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये राज्य के लिए गौरव की बात है और देश के लिए अच्छा उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की महानगरीय संस्कृति में महिलाओं को भी समान दर्जा प्राप्त है। 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को गोवा पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा में उच्च शिक्षा में महिला छात्रों की संख्या 60% से अधिक है, लेकिन राज्य के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। ये गोवा के लिए गौरव की बात है। यहाँ लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। यहाँ गोवा में औपनिवेशिक युग का पुर्तगाली नागरिक संहिता है, जो सभी धर्मों पर लागू होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि समान नागरिक संहिता गोवा में रहने वाले सभी समुदायों के महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। ये संविधान के अनुरूप है और देश के लिए अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर गोवा पहल की भी प्रशंसा की और कहा कि इस अवधारणा को पूरे देश में सराहा गया। राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पर सीएम के काफिले के दौरान एक रुके हुए एम्बुलेंस का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सीएम के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोका गया है। इस मामले को लेकर बिहार बीजेपी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार को क्रूर, निर्दयी और असंवेदनशील बताया। हालांकि इस वायरल वीडियो को लेकर पटना के ट्रैफिक एसपी पूरण कुमार झा ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जा रही है। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि जब शासक क्रूर, निर्दयी और असंवेदनशील हो जाए तो उसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। एम्बुलेंस में गंभीर स्थिति में पड़े मरीज को लेकर परिवार बिलख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का काफिला नहीं रुका। नीतीश कुमार, क्या आपके अंदर की मानवता धिक्कारती नहीं है? इस मामले को लेकर पटना के ट्रैफिक एसपी पूरण कुमार झा ने वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि पहले से ही सभी पुलिस पदाधिकारी और सभी पुलिसकर्मी को यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहनों को नहीं रोका जाए।
फिलहाल ऐसा किस परिस्थिति में किया गया, इसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के युवा अब काम सीखेंगे और उसके बदले में उन्हें 8 से 10 हजार रुपए महीने राशि भी मिलेगी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार का यह सबसे अनूठा ऐलान है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां ऐसी योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में युवाओं को स्वीकृति पत्र देकर इस योजना का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने कल्पना की थी कि हमारे जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, 12वीं या ITI कर लेते हैं, उनको जॉब की जरूरत होती है। यह योजना उस कल्पना को साकार करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने देखा कि बच्चे रोजगार के लिए परेशान रहते हैं। यह बात मेरे मन में बैठ गई थी। कई दिनों से बात दिमाग में थी कि रोजगार के नए तरीके कैसे खोजे जाए। यह योजना इसी सोच का नतीजा है। अब हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ता की योजना पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने बेरोजगारी भत्ता के नारे दिए, लेकिन मेरा मानना है कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं पंख देती है, गाय अपने बच्चे को खड़ा करती है, शेरनी अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। इसलिए बेरोजगारी भत्ता से कोई लाभ नहीं है। हमने कहा कि हम अपने बच्चों को काम सिखाएंगे, पंख देंगे। इसलिए तय किया कि हमारे बच्चे अलग अलग कंपनियों में काम सीखने जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमने जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था और जून से कंपनियों का जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया था तो रजिस्ट्रेशन करते करते हमारी कई कंपनियां जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का क्रम लगातार जारी रहेगा। अभी 7 जून से हमने पंजीयन प्रारंभ किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 16,744 कंपनियां पंजीकृत हो चुकी हैं। 16,744 कंपनियां। इन कंपनियों का भी ताली बजा के स्वागत करूं। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना समेत कई बड़े ऐलान किए। खड़गे ने कहा कि कमलनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कमलनाथ तो बीजेपी का है, लेकिन नाथ हमारे हैं, इसलिए नाथ को भारी मतों से जीतना है। राज्य में हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कई लोग देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता है। इस देश का संविधान हमने दिया है। ये लोग ऐसे हैं जैसे मुंह राम बगल में छुरी। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 53 साल हुकूमत किया है, लेकिन उन्होंने भी इसके आधे समय तक सत्ता पर हुकूमत किया है। वो बताएं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जीत लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार मिली थी, लेकिन ईडी और विजिलेंस का डर दिखाकर उसे छीन लिया गया और सरकार बना ली गई। एक व्यक्ति जो 18 साल से राज्य की सत्ता पर हुकूमत कर रहा है, यहाँ की सरकार लीगल नहीं बल्कि इल्लीगल है। हमने संविधान को बचाकर रखा है, इसलिए तो आज आप लोग बैठे हैं। हमारे करने के बाद भी आपको सब कुछ मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो मणिपुर जैसे एक स्टेट में इतना गड़बड़ हो रहा है, वहां पर मोदी साहब जाते ही नहीं। वहां पर मोदी साहब उसके बारे में बोलते नहीं, ना पार्लियामेंट में बोलते, राज्यसभा में बोलते, ना लोकसभा में बोलते। तो उन्होंने मुंह जब खोला कि पार्लियामेंट शुरू होने वाला है 11 बजे, तो 10:30 बजे वो मुंह खोल दिए कि मणिपुर के बारे में हमको सोचना है। आम आदमी पार्टी की एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामला दिल्ली विधानसभा स्पीकर के पास भेज दिया है।
त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने की इच्छुक एक महिला को आम आदमी पार्टी से टिकट पक्का करवाने के लिए 90 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस आरोप के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और उनके अन्य 3 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। त्रिपाठी के खिलाफ एसीबी ने पीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। अखिलेश पति त्रिपाठी के अलावा जिन 3 अन्य लोगों के नाम इस एफआईआर में हैं, उनमें से एक त्रिपाठी की पत्नी के भाई ओम सिंह भी हैं। बाकी 2 में से एक का नाम शिवशंकर पांडे उर्फ विशाल पांडे है, जो कि अखिलेश पति त्रिपाठी का निजी सहायक है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि इस मामले की पड़ताल के दौरान विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। एसीबी का कहना है कि अखिलेश पूछताछ के दौरान उनसे किए गए सवालों का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के इन आरोपों की जांच कर रही एसीबी का कहना है कि जो सबूत और तथ्य उनको मिले हैं वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि विधायक त्रिपाठी और उनके साथी घूसखोरी के इस मामले में संलिप्त हैं। भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग शहरों में G20 की अलग अलग मीटिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी 8, 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक होनी है। दिल्ली सरकार ने इस बात पर इन तीनों दिनों की छुट्टी घोषित कर दी है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक 8, 9 और 10 सितंबर के दिन छुट्टी रहेगी और इन दिनों दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी दफ्तर और स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तरों और संस्थानों को भी इस दौरान बंद रखने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी बंद रखने का निर्देश है। वहीं नई दिल्ली जिले में पूर्व निर्धारित मैप के अनुसार दुकानों और व्यावसायिक संस्थान भी बंद रखे जाएंगे। दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तरों और संस्थानों को भी इस दौरान बंद रखने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं नई दिल्ली जिले में पूर्व निर्धारित मैप के अनुसार दुकानों और व्यावसायिक संस्थान भी बंद रखे जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में G20 समिट की तैयारियों के लिए सरकार ने काफी तैयारियां की हैं। दिल्ली में इस दौरान कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख आएंगे, जिनके काफिले में 10 से 15 गाड़ियां रहेंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 28 लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार भी किराए पर ली है, ताकि उन्हें इन काफिलों में जोड़ा जा सके। अन्य अतिथियों को भी किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाई गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि छात्र के सुसाइड से पहले उसका बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। छात्र के सीनियरों ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया था, उसे निर्वस्त्र कर पूरे हॉस्टल में दौड़ाया गया था और भी कई तरह से उसे यौन प्रताड़ना दी गई। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि इनमें से केवल एक व्यक्ति इस वारदात में कोई भूमिका नहीं मिली। ऐसे में पुलिस ने बाकी के 12 आरोपियों को अरेस्ट करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। यह वारदात जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 9 अगस्त की देर रात का है। छात्र की हॉस्टल की दूसरी मंजिल से गिरने की वजह से मौत हो गई थी। इस संबंध में छात्र के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की, तो प्राथमिक जांच में ही साफ हो गया था कि छात्र का बुरी तरह से टॉर्चर हुआ है। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक छात्र की मौत से पहले कुछ सीनियर छात्र उसकी रैगिंग ले रहे थे। वैसे तो यहाँ रैगिंग आम बात है, लेकिन इस मामले में पीड़ित छात्र ने सीनियर्स की हरकतों का विरोध दिया। इस बात से नाराज सीनियरों ने पीड़ित छात्र के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। बलपूर्वक उसे निर्वस्त्र किया गया, पूरे हॉस्टल में उसे दौड़ाया गया, मारपीट की गई, यहाँ तक कि उसे यौन प्रताड़ना भी दी गई। इस घटना पर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति अभिजीत चक्रवर्ती ने मौजूद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 में कैंपस के अंदर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। इस घटना के बाद हिंसा भी भड़की थी। उस समय खुद उन्होंने ही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पूरे कैंपस में पर्याप्त रोशनी करने और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने की योजना बनाई थी। लेकिन उस समय यूनिवर्सिटी प्रशासन में ही कुछ प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।